इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर दान चोरी के मामले में किसकी कितनी गलती थी, किसने कितना घपलाबाजी किया, कितने पैसे गए, कौन कौन जिम्मेदार है, इन सारे मामलों का पर्दाफाश होने वाला है अगले 2 दिन में, क्योंकि एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट सामने आने वाली है। वहीं दूसरी तरफ इसी मामले पर आज सुनवाई भी हो रही है। तो क्या कुछ अपडेट है बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, सबसे पहले बात करें एसआईटी रिपोर्ट की, तो अब तक जितने खुलासे हुए, क्या इससे भी ज्यादा खुलासे अंतरिम रिपोर्ट में होने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए, प्रारंभिक जो रिपोर्ट आई उसमें कई बड़े खुलासे हुए और जिन 20 खुलासों का हम जिक्र कर रहे थे अपने दर्शकों के सामने पिछले दिनों जो खबर हमने ब्रेक की थी, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि 40 और बड़े खुलासे होने हैं और ये खुलासे अंतरिम रिपोर्ट में होंगे। क्योंकि देखिए, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 15 जुलाई से हुई थी, क्योंकि 15 जुलाई को एसआईटी राम मंदिर पहुंची थी और हमने देखा था कि इस पूरे प्रकरण को लेकर जांच प्रक्रिया शुरू हुई थी और पूरा 1 महीना होने जा रहा है। और योगी आदित्यनाथ ने हालांकि 15 दिन का वक्त मांगा था, कहा था कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और 15 दिन के अंदर ही हमने देखा था कि 15 दिन से पहले ही एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी थी और आरोपियों की धरपकड़ शुरू हो गई थी। लेकिन अब अंतरिम रिपोर्ट में आखिर किस किस व्यक्तियों के नाम है, ये भी कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में पता लगेगा। क्योंकि आपने अभी जो देखा है, एसआईटी ने प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी, उसमें 8 व्यक्तियों के नाम सामने आए और 8 पर एफआईआर दर्ज की गई। चंपत राय, अनिल मिश्रा का इस्तीफा हुआ, तो कई ऐसे बड़े और खुलासे होंगे जिसमें 8 नहीं, 16 नहीं, तकरीबन 20 या 25 से ज्यादा नाम सामने हो सकते हैं। और चंपत राय की बात करें, फिर अनिल मिश्रा की बात करें, इससे इतर अगर उन चोरों की बात करें जिन चोरों को पकड़ा गया है, तो वो चोर अब गहरे राज उगल रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में तकरीबन 25 से ज्यादा नाम हो सकते हैं। ये तो बात हुई एसआईटी रिपोर्ट की। हालांकि एसआईटी रिपोर्ट को थोड़ा सा और हम अपने दर्शकों को समझा देते हैं, फिर सुनवाई पर आएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई होनी है। क्योंकि देखिए, एसआईटी की जो रिपोर्ट आएगी उसमें ये होगा, क्योंकि अभी पूरी तरीके से पता नहीं लग पा रहा है कि आखिर कितने करोड़ का गबन हुआ है। क्योंकि आपने देखा जो प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी गई उसमें सिर्फ ये बताया गया कि आरोपियों के घर पे जो छापेमार कार्रवाई हुई तो किस तरीके से 80 लाख से ज्यादा रुपया बरामद किया गया है, तो तकरीबन 1 करोड़ के आसपास तो बरामद हो गया है। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से आरोप लगा रहा है कि इस मामले में अब तक 200 करोड़ की चोरी हो चुकी है, तो क्या एसआईटी भी अपनी रिपोर्ट के अंदर 200 करोड़ का आंकड़ा लिखता है और ये बताता है कि क्या मंदिर से 200 करोड़ की चोरी वाकई हुई है? क्योंकि देखिए, एसआईटी सिर्फ और सिर्फ चोरों को पकड़ने का काम नहीं कर रही है या फिर पूरी डिटेल देने का काम नहीं कर रही है। एसआईटी ये भी काम करेगी कि वो राम मंदिर ट्रस्ट को सुझाव भी देगी कि किस तरीके से वहां पर एआई का इस्तेमाल होना चाहिए, किस तरीके से आगे आने वाले समय में चोरी ना हो, उसके सुझाव भी एसआईटी देकर जाएगी। और ये प्रशासन की तरफ से सख्त निर्देश है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की तरफ से एसआईटी का गठन किया गया, तो ये कहा गया कि आप अगर एसआईटी जांच कराएं तो कहीं ना कहीं वो सुझाव भी देने होंगे ताकि आगे आने वाले समय में राम मंदिर के अंदर चोरी ना हो पाए। क्योंकि देखिए, 200 करोड़ का आंकड़ा छोटा नहीं होता। अभी अगर हम बात करें तो विपक्ष के आंकड़ों में कितना दम है, ये तो एसआईटी की जो रिपोर्ट आएगी अंतरिम वही बता पाएगी। क्योंकि देखिए, हम भी नहीं कह रहे हैं कि 200 करोड़ की चोरी हुई है या फिर 70 या 90 करोड़ की चोरी हुई है। हाँ, इतना जरूर है कि अलग अलग जगह से जो छापेमार कार्रवाई हो रही है वहां से करोड़ों रुपए की बरामदगी हो रही है। जिस तरीके से 80 लाख बरामद हुआ, फिर अब तक 1 करोड़ बरामद हो गया है, तो इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो बरामदगी हो रही है उस आधार पर आप एक आंकड़ा जरूर दे सकते हैं। लेकिन इतना नहीं है कि एसआईटी की तरफ से पुष्टि ही कर दी गई है कि 200 करोड़ की चोरी हुई है, क्योंकि अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई कि कितने करोड़ की चोरी हुई है। सर, एक तरफ तो चंपत राय को अभी तक हमने देखा कि जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई थी उस पे उनका नाम सामने आया, अनिल मिश्रा का आया और कई ऐसे किरदार सामने आए जो मुख्य किरदार थे राम मंदिर के मामले में। क्या आगे ऐसे नाम और आने वाले हैं जिसका किसी ने सोचा भी नहीं होगा और वो रडार पर आ जाए? देखिए, गोविंद गिरी तो इस्तीफा देंगे, उनके लेकर खबरें भी चल रही हैं, क्योंकि कोषाध्यक्ष वो हैं और इस मामले में उनकी तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि मेरा कोई भूमिका इसमें था नहीं और वो चंपत राय पर ही सारे आरोप मढ़ रहे हैं कि चंपत राय के पास ही सारी जिम्मेदारी थी। इसलिए आप कोषाध्यक्ष के से सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि कई मीडिया कर्मी उनके पास सवाल पूछने गए तो उन्होंने मीडिया कर्मियों को भी बाहर खदेड़ने का काम किया और वो कह रहे थे कि मैं सवालों का जवाब नहीं दूंगा। और जब आपने देखा कि ट्रस्ट की जो मीटिंग हुई थी और मीटिंग में भी इस्तीफे को मंजूर किया गया अनिल मिश्रा और चंपत राय के, इसी तरीके से अब गोविंद गिरी का भी इस्तीफा मंजूर किया जाएगा और वो इस्तीफा देंगे, ये कहा जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि आप इस्तीफा दीजिए।
क्योंकि देखिए ये ऐसे बड़े नाम हैं, चाहे फिर वो कोषाध्यक्ष हो या फिर चंपत राय हो या फिर अनिल मिश्रा हो, जिन्होंने लापरवाहियां की हैं। और अनिल मिश्रा का नाम तो बाकायदा एसआईटी की रिपोर्ट में हो और एसआईटी ये कहती है कि तमाम जो एसओपी थे उसको लागू करवाने का काम अनिल मिश्रा का था और अनिल मिश्रा उसे लागू नहीं करवा पाए। इतनी बड़ी लापरवाही हुई। अगर शुरुआत से ही हम देखते कि ये बड़ी लापरवाही ना होती तो आज इस मामले को लेकर हम नहीं देख रहे होते कि कई लोग इसमें लिपापोती कर रहे हैं इस मामले को लेकर। क्योंकि देखिए चंपत राय की अगर बात करें तो चंपत राय ने जो व्यक्तियों का चुनाव किया, क्योंकि देखिए टिन्नू यादव का ही जिक्र कर लीजिए, अभी टिन्नू यादव का करते हैं फिर सुप्रीम कोर्ट पे आएंगे। देखिए टिन्नू यादव जो हाथ जोड़कर ये कह रहा था कि नहीं मैंने जो प्रॉपर्टियां बनाई हैं वो मेरी मेहनत की कमाई से है। अभी तक जो आंकड़ा सामने आया है ये पता लगा है कि उसके पास 50 करोड़ की संपत्ति है। कहां से आई आखिर वो 50 करोड़ की संपत्ति? और आपने देखा था कि किस तरीके से जब 1998 में ये कहा जाता है कि चंपत राय से मुलाकात हुई थी और गाड़ी पहले चलाता था ये, उसके बाद चंपत राय ने इसे जिम्मेदारी दी जब ट्रस्ट बना तो उसके बाद ये काफ़ी विश्वसनीय हो गया। लेकिन क्या आपने उसका इतिहास खंगालने की कोशिश की कि अगर वो ड्राइवरी करता था तो कैसा उसका इतिहास है, कितनी उसकी प्रॉपर्टी और आगे आने वाले समय में वो क्या करने वाला है? क्योंकि देखिए इतिहास के पन्नों को अगर खंगाला जाता है तो उस व्यक्ति का पूरा परिदृश्य आपकी आंखों के सामने आ जाता है। और इसलिए चंपत राय को कहीं ना कहीं सोच समझकर टिन्नू यादव को रखना चाहिए था। लेकिन 22,000 कमाने वाला किस तरीके से 50 करोड़ की संपत्ति अर्जित कर लेता है? क्योंकि जब मीडिया का कैमरा उसके घर पे जाता है तो इतना बड़ा घर है, 22 कमरे हैं, उसमें 22 तकरीबन बताया जाता है और कहा जाता है कि लाखों में किराया उसका आता है। साथ ही साथ स्कॉर्पियो गाड़ियां हैं, कई जगह पर प्रॉपर्टी भी है। तो 50 करोड़ की संपत्ति आपने कहां से बना ली? बिल्कुल, पैसे की घपलेबाजी इतनी ज्यादा हुई है कि अब मांग उठ रही है कि एसआईटी के बाद सीबीआई को लेकर आया जाए इस मामले में। और दूसरी तरफ आयकर विभाग को लेकर भी कहा जा रहा है कि उनको भी इस मामले में एंट्री देनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए आपकी बात सही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज फैसला होना है कि सीबीआई को इसकी जांच दी जाएगी या फिर नहीं दी जाएगी, या फिर ईडी आगे आने वाले समय में इन लोगों के घर रेड करेगी या नहीं करेगी। क्योंकि देखिए अगर इस मामले में सीबीआई का दखल होता है या फिर आगे आने वाले समय में कोई भी ऐसी एजेंसी आती है तो टिन्नू यादव पर शिकंजा बड़ा कर सकता है। क्योंकि अभी टिन्नू यादव आरोपी है। टिन्नू यादव को किस तरीके से संलिप्तता पाई गई है उस मामले में अगर कोई भी एजेंसी जांच करती है सीबीआई कोई, तो उसमें टिन्नू को 15 साल से कम की सजा नहीं होने वाली है। क्योंकि देखिए आपराधिक मामला है, अगर आप चोरी करते हैं, आपने करोड़ों का गबन किया है तो इस मामले में 15 साल से कम की जेल आपको नहीं होने वाली। अगर आगे आने वाले समय में वो प्रमुख दोषी पाया जाता है तो इस आधार पर हम ये बात कह रहे हैं। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला लेगा और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही फैसला लिया जाएगा कि आखिर सीबीआई को इसकी जांच सौंपनी है या फिर नहीं सौंपनी है और क्या सीबीआई इस मामले की जांच करेगी या फिर नहीं करेगी। क्योंकि तमाम जो संत समाज है वो भी नाराज है और आम लोग काफी नाराज हैं इस चोरी के मामले को लेकर। निपेंद्र मिश्रा का भी बयान सामने आया और वो कह रहे हैं कि नहीं, एक कलंक साबित हुआ है कि राम मंदिर के अंदर चोरी हुई है। लेकिन इतना जरूर है कि जो चोरी हुई है मामला बड़ा है और जब तक इस मामले की सच्चाई सामने नहीं आ जाती है, जब तक लोगों को विश्वास नहीं होगा कि प्रशासन की तरफ से किस तरीके से कार्रवाई करवाई जा रही है। आजकल नाराज तो केजरीवाल भी हो गए हैं, लगातार बयान जारी कर रहे हैं। आज भी उन्होंने बयान दिया और यही कह रहे हैं कि जितने भी इस पूरे मामले में आरोपी है उन सबको जेल हो जानी चाहिए और फांसी हो जानी चाहिए। देखिए केजरीवाल तो इस वक्त चुनावी हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं बस, जो कि योगी आदित्यनाथ पर लोगों को भरोसा है कि योगी आदित्यनाथ जो भी एसआईटी ने गठित की है और जो प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है वो सटीक है और वो भरोसा कर रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल पर आखिर कैसे विश्वास किया जाए? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को आपने देखा है कि पंजाब में अकाल तख्त की तरफ से कितनी नाराजगी हुई, लेकिन भगवंत मान ने हाथ जोड़कर माफी तक नहीं मांगी, सर झुकाना चाहिए था उन्हें। और अब वो जो मंदिर बनाने की बात पंजाब के अंदर कह रहे हैं, क्या पहले सो रहे थे? क्योंकि देखिए पंजाब के अंदर जब अब चुनाव आने वाला है और चुनावी मौसम में 2027 में पंजाब के अंदर चुनाव है, चुनावी मौसम में वो कह रहे हैं कि हम मंदिर बनवाने का काम करेंगे, तो सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि चुनावी हिंदू बनने की कोशिश कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के राम मंदिर अयोध्या में जब वो रामलला के दर्शन करते हैं तो वो मैसेज वो पंजाब तक पहुंचाना चाहते हैं। यही तस्वीरें हमने देखी हैं। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी आप देखिए, चाहे फिर राजीव चौक का आपने देखा हो कि वहां पर हनुमान मंदिर के दर्शन करना हो, या फिर कल सुनीता केजरीवाल हो या फिर अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुंदरकांड का पाठ किया गया है कई मंदिरों के अंदर, तो दिखाने की कोशिश थी कि कैसे हम सभी समुदायों को साथ लेकर चलते हैं और खासतौर पर हम हिंदुओं के साथ खड़े हैं। वो इसलिए क्योंकि पंजाब के अंदर सिख समाज नाराज है अरविंद केजरीवाल से। अकाल तख्त की जो नाराजगी है वो भगवंत मान से है और मुख्य तौर पर केजरीवाल से भी है।
और केजरीवाल को ये लग रहा है कि पंजाब के अंदर सिख समाज पूरी तरीके से नाराज है और सिख समाज अब उन्हें वोट नहीं देगा और उनकी सत्ता हाथ से निकल सकती है। सर, एक तरफ जहां पर योगी आदित्यनाथ हो या फिर कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर अब अरविंद केजरीवाल हो, सब हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। क्या हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे चुनाव लड़ा जाएगा? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश का चुनाव तो इसी पर लड़ा जाता है, क्योंकि आपने 2017 के बाद 2022 की जो तस्वीर देखी उसमें योगी आदित्यनाथ ने 80-20 का फॉर्मूला दिया और तमाम जातियों को लोगों को इकट्ठा करके हिंदू बताया और कहा कि आप आगे आने वाले समय में खतरे में ना पड़े, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को जिताना होगा और ऐसा हुआ भी। और आप देखिएगा इसी पर चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा होगा। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर राम मंदिर दान चोरी के मामले में एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, तो वहीं दूसरी तरफ एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट अगले 2 दिन में सबके सामने आ सकती है। अब इन दोनों ही केस में क्या आगे होता है ये अभी देखना बाकी है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।